यह शीर्षक ही पूरी स्त्री कौम को, स्त्री जाति के साथ मनुष्यता के बर्ताव को व्यक्त करने के निमित्त लिखी गई है। कहते हैं कि पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख, हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज़्यादा। तो हम सब के चेहरे बहुत कुछ बोलते हैं, इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। कितने लोग हैं जो पढ़ पाते हैं, लेकिन जो संवेदनशील होते हैं वे ज़रूर पढ़ने की कोशिश करते हैं। पूरा न सही, लेकिन कुछ तो पढ़ पाते हैं। क्योंकि आदमी को पढ़ना, इंसान को पढ़ना, इंसान के चेहरे पर आने वाले भावों को पढ़ना, ये इतना आसान नहीं होता और ये सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन एक कवयित्री, एक संवेदनशील कवयित्री ही एक चेहरे को, स्त्री के चेहरे को देख सकती है, पढ़ सकती है और अब तक स्त्री के साथ हो रहे बर्ताव को, उसके साथ किए जाने वाले दोयम दर्जे के व्यवहार को इन पंक्तियों में बखूबी उभारा गया है कि पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज़, बच्चों की फटी कापियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। चना जोर गरम खाया होगा आपने, तो उनके पास जो रद्दी पेपर होते हैं, उन रद्दी पेपर्स को वो फाड़ते हैं और उसको मोड़ते हैं और आपको चना दे देते हैं। अब इतने समय में उन कागज़ों को शायद ही कोई पढ़ता हो, और आपने भी चना जोर खाने के बाद शायद ही कभी उस कागज़ पर गौर किया हो, क्योंकि अमूनन होता यह है कि जैसे ही चना जोर आखिरी दाना ख़त्म होता है, वैसे ही वह कागज़ आपके हाथ से दूर छिटक जाता है। वो तो अच्छा है कि आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो आप लोग उसे डस्टबिन में डालने तक के लिए हाथ में लिए घूमते हैं, लेकिन अभी भी 80% लोग उसका पालन करते हुए नहीं दिखते हैं। जहाँ पर ख़त्म हुआ वहीं पर फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। अब आप बताएं कि आपके समाज की जो इतनी महत्वपूर्ण इकाई है, उसको जानने की आपकी ऐसी कोशिश हो, आपकी कोशिश की तुलना एक चनाजोर बेचने वाले के पुड़िया बनाने के दरमियान उस कागज़ में जो कुछ लिखा है सिर्फ उतना ही देख लेना है, उतना ही पढ़ लेना है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत कम जानते हैं, आपने बहुत कम समझा है, आपने बहुत कम पढ़ा भी है। जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें, देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। इस समय लॉकडाउन का चल रहा है, दिन रात घर में बैठे रहना है और निश्चित है कि सोने का आपको वक्त खूब मिल रहा होगा, है ना। दिन में भी खूब सोते होंगे और रात में भी दबा के सोते होंगे। लेकिन अगर पुरानी अलार्म अभी भी घड़ी में लगी हुई है, जो कि लगी रह जाती है, और कई बार कुछ लोगों को सुबह अलार्म बजाकर उठने की आदत होती है, तो जब पहला अलार्म बजता है तो उस समय कितनी कोफ्त होती है, कितना गुस्सा आता है। ठीक वैसे ही एक स्त्री को हमने सुना है, देखा है कि उधर अलार्म बजा और आप नींद से जागे और आपने अलसाई आंखों से कलाई घड़ी को देख लिया। तो पढ़ा कैसे गया और देखा कैसे गया। तीसरे चरण में सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। एक दूसरा बिंब आपके सामने, एक बस, मान लीजिए गर्मी का मौसम है, ठसाठस भरी हुई है और उसमें ड्राइवर ने वो पुराने कैसेट सिस्टम से कोई गाना लगा रखा है। जाहिर है फिल्मी गाना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि फिल्मी गाने गौर से नहीं सुने जाते, लेकिन फिल्मी गानों को सुनने का भी तो एक माहौल होता है। अब ऐसी बस में जो बिल्कुल भीड़ से ऊब चूब कर रही हो और उसमें किसी ने एक कोई गीत लगा दिया हो, तो आप उसको कितने मन से सुनेंगे। ठीक उतने ही मन से, या कहें कि उतने ही बेमन से
आप स्त्रियों को सुनते हैं। तो स्त्रियों को पढ़ने, स्त्रियों को देखने और स्त्रियों को सुनने का जो हमारे समाज का संस्कार है, वह इस कविता में रेखांकित किया है कवयित्री ने। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। बेटियां, बहुएं, माएँ, बहनें, ये परिवार का अविभाज्य अंग होती हैं, बहुत ज़रूरी अंग होती हैं, यहाँ तक कि रक्त संबंध से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उनके दुख को, उनकी पीड़ा को कैसे बरता जाता है, कैसे देखा जाता है? तो जैसे कोई दूर का रिश्तेदार हो, यानी जो आपका रक्त संबंधी है, जो आपके घर में है, जो आपका अर्धांश है, उसी की दुख, उसी की पीड़ा को हम कैसे देखते हैं? जैसे कि कोई हमारा वह निकट का रिश्तेदार न हो, बल्कि कोई दूर का रिश्तेदार हो। एक दिन हमने कहा, हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। कि हमें अच्छे से पढ़ो, हमारे एक एक अक्षर को गौर करके पढ़ो। हम भी इंसान हैं। अगर ये कहना पड़े, स्त्री को ये बताना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज की विडंबना कितनी गहरी है। यह जो विद्रूप है, वह इन पंक्तियों में सहज ही साकार हो जाता है कि हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। इस बिंब पर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिए कि जब आप योग्यता अर्जित कर लेते हैं और आप पर अपने रोजगार को प्राप्त करने का दबाव होता है, तो विज्ञापन की एक एक अक्षर को ऐसे पढ़ा जाता है कि कुछ भी त्रुटि न हो जाए, आवेदन करने में तनिक भी असावधानी न हो जाए कि कहीं हम योग्य होने के बावजूद उस पद को प्राप्त न कर पाए। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। ठिठुरन में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है? स्वाभाविक है, आग की, आँच की, जो आपको गर्म रखे, जो आपको हरारत दे, जो आपकी ठंड से जमती हुई सिराओं को, हड्डियों को थोड़ी सी जुम्बिश दे, थोड़ी सी उनमें हलचल आए। और वह व्यक्ति जो ठिठुर रहा हो, जिसको कोई सहारा दूर दूर तक न दिख रहा हो, वो कितनी दूर की आँच से भी वह अपने लिए गर्माहट पा लेता है। आप लोगों ने बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुनी होगी। उस संदर्भ को यहाँ हम जोड़ सकते हैं। अभी वक्त नहीं है कि बीरबल की खिचड़ी का पूरा संदर्भ आपके समक्ष रखा जाए, लेकिन वहाँ भी जिस तरह से उस ब्राह्मण ने जो अकबर के आदेश पर या इनाम पाने के लिए वह ठंड की रात में तालाब में खड़ा हो गया, और जब वह पूरी रात तालाब में खड़े रहने के बाद जब निकल कर बाहर आया, तो उससे पूछा गया कि तुम किस सहारे इतनी ठंड में भी तालाब के ठंडे पानी में अपने को बचाए रखे? तो उसने कहा कि बहुत दूर एक दिया जल रहा था, और उस दिए की रोशनी से जो आँच आ रही थी, उस आँच के सहारे। यह एक तरह से मानसिक है। सच में आँच आ रही हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपका अगर मानस मजबूत होता है तो आप बड़े से बड़ी मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। आज भी जब कोरोना का काल चल रहा है, तो आपसे सबसे ज़्यादा अपेक्षा किस चीज़ की है? अपने मानस को मजबूत रखने की, आपके मनोबल को बनाए रखने की, आपको इस बात पर विश्वास रखने की कि यह दुनिया फिर से सक्रिय हो जाएगी। यह दुनिया, यह इंसान, यह मनुष्य फिर से कोरोना पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमेशा एक अपेक्षा भी अब जुड़ गई है कि हम इस दुनिया पर विजय प्राप्त तो कर ले, कोरोना पर तो विजय प्राप्त कर ले, लेकिन प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करें। अगर हम इस पे पुनर्विचार नहीं करेंगे तो यह तो अभी झांकी है, इससे बड़ी बड़ी त्रासदियाँ आनी अभी बाकी है। तो आप देखें कि कवयित्री कह रही है कि वह ठिठुरते हुए व्यक्ति को वह जो आँच जैसा सुकून देती है, जैसे जिस उम्मीद से व्यक्ति उसे देखता है, ठीक उसी तरह से स्त्रियों को भी देखो। स्त्रियां, हम कहें कि दुनिया अगर अपने विकास को
पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाई है, तो उसका एक कारण यह भी है कि हमने स्त्रियों को उनकी सामर्थ्य की भूमिका दी ही नहीं, उनको बराबरी की भूमिका दी ही नहीं। ये जो कुछ भी है वो कहें तो आधे यानी सिर्फ पुरुषों के दम से इस धरती को जीतने की कोशिश हुई। अगर स्त्रियां भी इसमें शामिल होती तो प्रकृति के साथ हमारे व्यवहार का यह रूप नहीं होता जिसके दुष्परिणाम आज हम झेल रहे हैं। अगर स्त्रियां इस हमारे साथ शामिल होती, इस दुनिया के विकास में वो बराबरी का हिस्सा कर रही होती, उसमें हिस्सेदारी कर रही होती, तो निश्चित ही यह दुनिया आज बेहद खूबसूरत होती। जो प्रकृति का असंतुलन है वह असंतुलन शायद नहीं हुआ होता। स्त्रियां ही हैं जो हमारी नदियों को सुरक्षित रखती हैं, हमारे जल स्रोतों को बचाने की कोशिश करती हैं। अभी टीवी में बता रहे थे कि किस तरह से कानपुर जैसे शहर में जो गंगा का पानी सबसे अधिक प्रदूषित होता था वह अब काफ़ी साफ हो गया है। किसी रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में यमुना का पानी भी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवाहित हो रहा है। तो अगर स्त्रियों को हमने बराबरी का जिम्मा दिया होता इस विकास में, तो शायद यह पर्यावरण का जो असंतुलन हुआ है उस असंतुलन से दुनिया बच जाती। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। यह भी एक बहुत अच्छा बिंब है कि जैसे हम नई भाषा कोई सीखते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हमारा गौर होता है, हम बहुत ध्यान से उसे समझते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, बरतते हैं। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियाँ उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई चींची, दुष्चरित्र महिलाएं, दुष्चरित्र महिलाएं। यह भारतीय संदर्भ में और एक शताब्दी पहले दुनिया के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों ने जब अपने हक की बात की, स्त्रियों ने जब अपनी बराबरी मांगी, स्त्रियों ने जब यह दर्शाया कि वो पुरुषों से किन्हीं मायनों में कम नहीं है, तो पुरुषों ने तमाम तरह से उनका अपमान, अनादर करने की कोशिश की, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए। कोई स्त्री अगर समाज में अपना हक मांगने के लिए उठ खड़ी होती है तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम उसके चरित्र पर लांछन लगा देते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि महिलाओं को दुष्चरित्र कहा गया, उन महिलाओं को कहा गया जिन्होंने पुरुषों के क्षेत्र में एक बराबरी की हिस्सेदारी प्रस्तावित की। आप उन्हें रोक तो नहीं सकते थे, तो कैसे बदनाम कर दिया जाए, कैसे स्त्रियों को आगे आने से रोका जाए, तो उसका सबसे कारगर हथियार जो भारतीय संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता रहा वह है चरित्र हनन करना। कि रंगीन अफवाहें, चीखती हुई चींची किसी भी स्त्री के बारे में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी स्त्री किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर बैठी है, शीर्ष पर पहुंची है,